नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 67 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 67 का जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें नेशनल वोटर्स डे की, तो ये सेलिब्रेटेड होता है 25 जनवरी को। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए 25 जनवरी को एक तो मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस, इसके अलावा नेशनल वोटर्स डे के अलावा 25 को ही नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगर आप एसपीटेट नवंबर में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो 78761, या फिर हमारी क्लासेस को भी परचेज करना चाहते हैं जिसकी आज लास्ट एडमिशन होनी है, इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदान दिवस तो आपका 25 जनवरी को होता है, इसके अलावा आपका राष्ट्रीय पर्यटन भी 25 जनवरी को होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है 24 जनवरी। सर 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को होता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात करें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब होता है आपका? 1 जनवरी को होता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार 5 जून, सभी को बताया कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर आपको क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको क्लियर हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को, लेकिन आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर। अभी 27 सितंबर अभी पिछला महीना था, तो वो जब गया तो उस समय 27 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब होता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, एक होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। लेकिन विश्व सांख्यिकी दिवस भी एक बार टेट परीक्षा में पूछा गया है, तो वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बार बार जो है वो जो परीक्षाओं में आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें कि आपका जो स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो सब लोग जानते हैं 15 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्पोर्ट्स डे भारत में जो होता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका यूनेस्को डे कब होता है? तो यूनेस्को डे की बात करें तो यूनेस्को डे जो आपका होता है वो 18 अप्रैल को, जिसको विश्व विरासत दिवस भी के नाम से जाना जाता है। तो यूनेस्को डे आपको ज़रूर याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें, तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन है कि आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। और विश्व जल दिवस जो होता है वो आपका 22 मार्च को होता है। तो 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, और विश्व जो मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को होता है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए जो आपका वित्त विधेयक है वो सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो मनी बिल की बात करें तो ये संसद के किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि मनी बिल को कहाँ पे पेश करेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मनी बिल को जो है वो लोकसभा में सबसे पहले कहाँ पे पेश करने वाले हैं हम? लोकसभा में जो है वो मनी बिल को सबसे पहले पास किया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, वित्त विधेयक जो होता है, धन विधेयक जो होता है,
तो ये देखो अलग अलग यहाँ पे, या तो इसने यहाँ पे गलत कर दिया, क्योंकि मनी बिल तो धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक का मतलब तो फाइनेंशियल बिल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार गलत हो जाते हैं, एग्जामिनर जब इसको बनाता है तो ऊपर नीचे उनका जो है वो जो उनका राइटर होता है उनसे गलती से हो जाता है। तो वित्त विधेयक की बात तो देखो दोस्तों यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मनी बिल की अगर बात करें तो ये धन विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 110 ये भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगर वित्त विधेयक की बात करें तो ये भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। संसद का जो जिक्र है वो आर्टिकल नंबर 79 में आता है, और संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, लोकसभा का जिक्र आता है आर्टिकल 81 और राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन है आपका राज्यसभा। उच्च सदन है आपका, अपर हाउस है आपका राज्यसभा, और लोकसभा है आपका निम्न सदन। अच्छा, परमानेंट हाउस कौन सा है संसद का, तो संसद का परमानेंट हाउस है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि अगर बात करें लोकसभा की इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके टेट परीक्षाओं में सीधे परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए मात्र 25 वर्ष, लेकिन अगर राज्यसभा का बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, है ना। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है। तो ये दोनों बातें ये भी आपको क्लियर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है दोस्तों यहाँ से हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 550 वर्तमान में है, जबकि राज्यसभा में कितनी है 250 है। गणपूर्ति लोकसभा की 1/10 है, राज्यसभा की भी 1/10 है। गणपूर्ति होता है जब तक 550 के 10% लोग नहीं आएंगे, 1/10% लोग नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई को शुरू नहीं किया जाएगा। और राज्यसभा में भी वही है, 1/10 बोले तो 55 लोग जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे और 25 लोग जब तक राज्यसभा में नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की शुरू नहीं होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, और राज्यसभा के जो अधिकारी है राज्यसभा जो अध्यक्ष है वर्तमान में, इनका नाम जो है वो कौन है, वो है हमारे एस बालकृष्णन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो एस राधाकृष्णन का नाम आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जी अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात, राजस्थान, आपका हरियाणा में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अरावली पर्वत श्रृंखला आती है वो राजस्थान में आती है। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। गुरु शिखर की जो हाइट है वो 17-22 मीटर है। हाइट भी एक बार पूछी गई थी। और अगर बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला की, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो बोलेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। सर सतपुड़ा भी पर्वत श्रृंखला, जी हाँ बिल्कुल सतपुड़ा भी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में पड़ती है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़ है, ठीक है। उसी प्रकार आपका सहाद्री 2 पर्वत श्रृंखला, एक है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट, है ना। तो एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है, दोनों को दोनों आपको क्लियर याद होने चाहिए। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे आके मिलते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलकर मिलते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी माउंटेन रेंज में, जो कि तमिलनाडु में मुख्यतः ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आपको ये बात याद रखनी है। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मैं बात करूँ तो पश्चिमी घाट को सहाद्री पर्वत कहा जाता है, और जो आपका पूर्वी घाट है इसको महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। तो ये भी आपको दोनों याद रखने हैं। और सहाद्री और महेंद्रगिरी दोनों पर्वत कहाँ पे आके मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करूँ तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा। और अगर बात करें डोडा बेटा की, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है क्या है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर बात करूं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो है अनाईमुडी। क्या नाम है, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी के बारे में आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी? तो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके इसकी जो संस्थापक है वो कौन है? तो इसके संस्थापक है कुमार गुप्त। इस बात को आपने याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार यहाँ पे नाम दिया है धर्मपाल। तो धर्मपाल की बात करें तो इसके द्वारा जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में बिहार में ही की गई थी। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और ये वर्तमान में जो विश्वविद्यालय जो है बिहार के भागलपुर जिले में है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की है। और अगर बात करें आपकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो उसकी स्थापना धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में काम आने वाली होने वाली है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है कि द मिशन इंद्रधनुषा इज रिलेटेड टू विच इवेंट? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंध रखता है? तो मिशन इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से संबंधित है। और मिशन इंद्रधनुष की अगर मैं बात करूं तो इसको पहली बार भारत में 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मिशन इंद्रधनुष के अलावा भारत में जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो वो भी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। भारत में जो जनधन योजना चली थी वो कब से शुरू हुई थी? तो वो भी 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया, जिसका लोगो शेर है, उसकी शुरुआत भी 25 सितंबर 2014 से ही होती है। तो 25 सितंबर 2014, 25 अगस्त 2014 को जनधन योजना, और 25 सितंबर 2014 को है वही उसी दिन क्या हुआ था, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। उसी प्रकार बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई, जैसे कि आपकी एक योजना है स्टार्टअप योजना। तो स्टार्टअप योजना की शुरुआत मोदी सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2016 को की गई, इसीलिए 16 जनवरी को अब स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत भारत में 1 मई 2016 कब हुई? 1 मई 2016 को होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नया नाम अब बदलाव योजना हो चुका है, और ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत में चली है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो बदलाव योजना के नाम से जानी जाती है, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को भारत में हुई थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं भारत में चली थी, है ना। योजनाएं एक से एक है, लेकिन हमको यहाँ पे सारी योजनाओं को नहीं पढ़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट योजना, जैसे कि अग्निपथ योजना चली थी भारत में, अग्निवीर बनाए गए थे। तो अग्निपथ योजना जो भारत में चली थी वो 14 जून 2022 को चली थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक योजना भारत में और थी जिसका नाम आपको शायद अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो चली थी वो भी 22 जनवरी 2015 को ही भारत में चली थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा देखो, पर्यावरण वगैरह वनों वगैरह की रक्षा के लिए एनजीटी कानून भारत सरकार के द्वारा कब लाया गया? तो एनजीटी कानून जो भारत सरकार ने लाया दोस्तों, वो लाया था कब? तो ये लाया था अपना, तो ये जो लाया था वो लाया था आपका 2010 में। एग्जैक्ट बोलूँ तो एनजीटी जो अधिनियम है वो भारत में, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, उसको लाया था आपका 18 अक्टूबर 2010 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो कानून है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से लाया गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए यहाँ पे बात की गई थी। और अगर बात करूँ भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 48 का ए है, वो बात करता है पर्यावरण की सुरक्षा की। अगर पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होती है तो उसके खिलाफ आप जो है अवैध वो करते हो, तो उसके लिए आपको जो है वो सज़ा तक मिल सकती है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लीजिए जी, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील की बात करें तो लोनार झील जो है भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, और ये भारत की ऐसी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ है। तो भारत की ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण पृथ्वी के उल्का पिंड से टकराने से हुआ है? तो वो लोनार झील है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है कि लोनार झील में हम क्या क्या पढ़ने वाला है। तो लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। लोनार झील की बात करें, ये आपके महाराष्ट्र में है। उल्का पिंड महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील।
कौन सी झील है? वुलर। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? तो जिन झीलों के पीछे नाग लगता है, नाग या नागिन, वो झीलें सारी की सारी जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे है? ये सारी की सारी झीलें आपकी आपकी ये सारी की सारी झीलें जो है वो आपकी कहाँ पर है? तो याद रखना, ये सारी की सारी झीलें बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील, ये सारी झीलें आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस बात को दोस्तों आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप डिटेल से याद रखें। भारत की सबसे ऊंची झील है तसो लामो झील, जो कि सिक्किम में है। अच्छा, भारत की ऐसी झील जो कि एक नेशनल पार्क जिसके अंदर एक तैर रहा है, तो है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। जहाँ पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामाजाओ। तो केबुल लामाजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर की लोकटक झील में हाथ पड़ता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है इस बात को। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। कौन सी है? वेम्बनाड, जो कि आपके केरल में है। 96.5 किलोमीटर लंबी है, इतनी लंबी है भाई वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील आपको ज़रूर याद रखनी है, वेम्बनाड भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार पूछा था कि आपका भारत में ऐसी कौन सी झील है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की तटीय झील है वो आपकी कौन सी है? वुलर झील है। और सबसे बड़ी लैगून भी कौन सी है? वुलर है। वुलर नहीं है दोस्तों, कौन सी है? आपकी उड़ीसा की, अगर मैं बात करूं, उड़ीसा की है चिल्का झील। तो चिल्का झील सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय कौन सी है? तो अंतःस्थलीय है सांबर। तो सांबर झील जो कि राजस्थान में पड़ती है, ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर लिख देना है आपने जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव, तभी जाके जो है वो इन वीडियोज़ का पढ़ने में मज़ा आता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज, अगर आपको भी मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।